हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 18th सेंचुरी पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेनली जो है इसके हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इट मीन्स इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, ऐतिहासिक पहलुओं को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद 18th सेंचुरी से रिलेटेड टर्म रेस्टोरेशन पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टर्म ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस किए हुए, क्योंकि मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। द 18th सेंचुरी जो कि 1700 से लेकर 1789 तक का मेनली पीरियड है, इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। मतलब ब्रिटिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड में से एक है जो 18th सेंचुरी पीरियड है। इट इज़ कॉमनली नोन एज द एज ऑफ रीजन। इसको एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है और न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारा टर्म जो है आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे है लिटरेचर ऑफ दिस टाइम, कि इस समय का जो लिटरेचर था, साहित्य जो था, इट मीन्स जो भी वर्क लिखा जाता था, was influenced by logic, reason, order, common sense rather than imagination and emotion। कि इस समय के लिटरेचर में ना इमेजिनेशन इट मीन्स हो जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कल्पना, और इमोशन इट मीन्स हो जाता है भावना। तो इन दोनों चीज़ों पे ना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि इसके बजाय लॉजिक इट मीन्स तर्क को वैल्यू दिया जाता था, रीजन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विवेक के बारे में लिखा जाता था, ऑर्डर इट मीन्स अनुशासन के बारे में, कॉमन सेंस इट मीन्स सामान्य बुद्धि, एक होता है ना एक साइंटिफिक तरीके के सोच के बारे में लिखा जाता था, एक तर्क, विवेक, बुद्धि, इन सब चीज़ों पे मेनली फोकस किया जाता था, ना कि इमेजिनेशन और इमोशन पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दिस सेंचुरी हैज़ बिन विटनेस टू मेजर पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी चेंजेस। ये जो सेंचुरी है, ये जो पीरियड है 18th सेंचुरी, वो ना गवाह रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक बदलाव का, विच डीपली अफेक्टेड इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इस समय के इंग्लिश लिटरेचर पे भी, अंग्रेजी साहित्य पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। प्रोज बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन पोइट्री, कि इस समय जो है ना प्रोज जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है पोइट्री से। एंड न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, और जो नए नए लिटरेरी इट मीन साहित्यिक रूप थे, जैसे कि नॉवेल, पेरियोडिकल एशे और सटायर डेवलप्ड। मतलब इन सब का भी विकास हुआ, नॉवेल का विकास हुआ, पेरियोडिकल एशे लिखा जाने लगा और सटायर्स भी जो है इस एज में डेवलप्ड हुआ। अब आगे है 18th सेंचुरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेज, कि 3 मेन फेजेस में जो है 18th सेंचुरी को मेनली डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला फेज है द एज ऑफ पोप, जो कि 1700 से 1745 तक के पीरियड को कहा जाता है। फिर एज ऑफ जॉनसन, जिसको कि 1745 से लेके 1785 के बीच का पीरियड को कहा जाता है। फिर एंड में आ जाता है द एज ऑफ ट्रांजिशन, जो कि 1785 से 1789 के बीच का पीरियड था। यहाँ पे आपको एक और चीज़ हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप एक द न्यू क्लासिकल एज पढ़े ना द न्यू क्लासिकल टर्म पढ़े ना, तो जो न्यू क्लासिकल एज है ना, एक बार हम लिख के आपको समझा देते हैं। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। न्यू क्लासिकल एज को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा हम लोग पढ़ते हैं? न्यू क्लासिकल एज जो है 1660 से स्टार्ट होके 1798 तक का पीरियड था, और 1798 के बाद जो है वो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान रखना है। तो न्यू क्लासिकल एज में जो है सबसे पहले एज आ जाता है रेस्टोरेशन एज आ जाता है, जो कि 1660 से 1700 तक था। ठीक है, सबसे पहला एज आता है रेस्टोरेशन एज। दूसरा एज आ जाता है अगस्टन एज। अगस्टन एज, जो कि 1700 से लेके 1750 के बीच का पीरियड था। उसके बाद जो थर्ड नंबर का एज आ जाता है ना, वो आ जाता है एज ऑफ जॉनसन, जिसको कि हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, सेंसिबिलिटी भी सुनने को मिलेगा। और ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ जॉनसन है ना, वो आपको 1750 से लेके 1798 के बीच का पीरियड था। ठीक है, तो ये न्यू क्लासिकल एज से ये तीनों टर्म आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेशन एज के बारे में आगे हम इस वाले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि किस तरह से जो है एक ही टाइम पीरियड के लिए अलग अलग टर्म यूज़ किया गया है, और क्यों यूज़ किया गया ना, जैसे आप इस चैप्टर को डीप में पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में, कि किस तरह का ऐतिहासिक और राजनीतिक माहौल था उस समय ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। द 18th सेंचुरी यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे कि जो 18th
सेंचुरी था इन ब्रिटेन वॉज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट मीन्स राजनीतिक स्थिरता का समय था ब्रिटेन में। आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद जो 18th सेंचुरी पीरियड स्टार्ट हुआ 1700 से ना, तो वो समय जो था ना एक राजनीतिक स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता का समय था ब्रिटेन में। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हैड लिमिटेड पावर ऑफ द किंग एंड गिवन मोर पावर टू पार्लियामेंट। ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था 1688 का, वो राजा की पावर को, किंग के पावर को लिमिटेड कर देता है, इट मीन सीमित कर देता है और पावर दे देता है किसके हाथ में? पार्लियामेंट, इट मीन संसद के हाथ में पावर दे देता है। ये सब होता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है 1688 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। दिस एज विटनेस द राइज ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज की ये एज जो है विटनेस रहा है, गवाह रहा है कि इस समय दो राजनीतिक पार्टीज का उदय हुआ है। और वो कौन कौन राजनीतिक पार्टी का? एक पार्टी का नाम था विंग और दूसरी पार्टी का नाम था ट्रॉयज। देयर पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड प्रोग्राम्स वे डिवाइडेड, कि इन लोग का जो पॉलिटिकल एक राजनीतिक ओपिनियन था या फिर प्रोग्राम योजना थी ना, वो भी डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। दोनों का मतलब अलग अलग थॉट था हर चीज को लेके। द विंग पार्टी स्टूड फॉर द प्री इमिनेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, कि विंग पार्टी जो है ना मेनली पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात करती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती थी। एंड ट्रॉय पार्टी सपोर्टेड द रॉयल डिवाइन राइट्स, और वहीं जो ट्रॉय पार्टी थी वो ना रॉयल डिवाइन राइट्स को सपोर्ट करती थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं राजा के पक्ष में थी, राजतंत्र कंटिन्यू चलता रहे उस पक्ष में थी। राइटर्स लाइक जोनाथन स्विफ्ट, और उस समय जो राइटर्स थे जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट थे, अलेक्जेंडर पॉप थे, वे आर डीपली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। ये लोग भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। ऑफ राइटिंग पैम्पलेट्स, और ये जो राइटर्स थे ये प्राय पैम्पलेट्स लिखते थे, पुस्तिका लिखते थे, और सटायर्स लिखते थे। सटायर इट मीन्स व्यंग लिखते थे, टू सपोर्ट वन साइड एंड अटैक अदर साइड, की अपनी जिस साइड के वो सपोर्टर थे, चाहे वो हो सकते हैं विंग के सपोर्टर हों, ट्वाइस के सपोर्टर, तो जिस साइड के सपोर्टर थे उस साइड के सपोर्ट में और दूसरी साइड पे अटैक करते हुए ये जो ऑथर थे उस समय के जो राइटर थे ना, वो प्राय पैम्पलेट इट मीन्स पुस्तिका लिखते थे। अब आ जाता है सोशल बैकग्राउंड की, सामाजिक स्थिति कैसे थी। एक तरह से हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ लिए, उस समय कैसा सिचुएशन था राजनीतिक रूप से। अब सोशल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि द राइज ऑफ मिडिल क्लास, के मिडिल क्लास लोगों का किस उस समय जो है कैसे उदय हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल चेंज वॉज द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, की सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज हम लोग को देखने को मिलता है इस एज में, वो ग्रोथ देखने को मिलता है कि किस तरह से अचानक से मिडिल क्लास के लोगों में ग्रोथ हुई। इट मीन्स मिडिल क्लास के लोग आगे आए। मर्चेंट्स इट मीन्स व्यापारी, शॉपकीपर्स इट मीन्स दुकानदार, ट्रेडर्स इट मीन्स व्यापारी ही हो जाता है। वी आर मेकिंग मनी, ये लोग पैसा बनाने लगे अपने व्यापार से। दे वी आर लिटरेट, ये लोग पढ़े लिखे थे। बट दे डिडेंट वॉन्ट टू रीड द ओल्ड कॉम्प्लिकेटेड हीरोइक स्टोरीज अबाउट किंग एंड नाइट्स, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि वो पुराना वीरता वाला जो बुक था ना, राजा और नाइट्स इट मीन्स राजा और उसके सैनिक के बारे में, वैसे कॉम्प्लिकेटेड उलझे हुए बुक्स को पढ़े, वैसे स्टोरीज को पढ़े। दे वॉन्टेड टू रीड अबाउट पीपल लाइक देमसेल्फ, वे लोग अपने जैसे ही लोगों के बारे में पढ़ना चाहते थे। दिस डिमांड लेड टू द बर्थ ऑफ नॉवेल, और इसी डिमांड की वजह से क्या हुआ? नॉवेल का बर्थ हुआ। इट मीन्स उपन्यास का एक हम लोग बोल सकते हैं उदय हुआ। द कॉफी हाउस कल्चर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इस पीरियड से रिलेटेड मोस्टली ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इन द 1700 में लंदन वॉज फिल्ड विथ कॉफी हाउसेस, लंदन में ना पूरा भरा हुआ था कॉफी हाउसेस। दिस वेयर प्लेसेस वेयर मैन गैदर टू ड्रिंक कॉफी, की ये ऐसी जगहें होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर कॉफी पीते थे। रीड न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एंड डिबेट आइडियाज, और अपने अपने विचारों पे डिबेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से लिटरेचर बिकेम मोर सोशल एंड कन्वर्सेशनल, कि इस समय का जो लिटरेचर था, साहित्य था ना, वो सामाजिक और भी ज़्यादा सामाजिक बनता गया, क्योंकि लोग उन टॉपिक्स पे डिस्कस करते थे। और कन्वर्सेशनल इट मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं एक होता है संवाद के रूप में बनता गया, संवादी बनता गया। राइटर्स रोट फॉर द पब्लिक, अब जो राइटर्स थे वो पब्लिक के लिए इट मीन्स आम लोगों के लिए लिखना शुरू कर दिए थे। जस्ट नॉट फॉर ए हैंडफुल ऑफ रिच लॉर्ड्स, ऐसा नहीं था कि जो मुट्ठी भर रिच लॉर्ड्स थे, पैसा वाले लोग थे, उनके लिए राइटर्स अब लिखने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि जो मिडिल क्लास के लोग, जो सामान्य लोग पढ़ना चाहते थे ना, उस बारे में जो है राइटर्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग का वो सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिटरेरी कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, की स्पेशली अगर लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पूछ दिया आपको इस पीरियड का, 18th सेंचुरी पीरियड का, तो आपको कैसे आंसर लिखना है वो बताए हुए हैं।
सबसे पहले है एज ऑफ रीजन एंड रैशनल थिंकिंग। मतलब पहले तो आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिखोगे ही। इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के बाद आपको जो है इसमें हेडिंग डालना है कि आप कैरेक्टरिस्टिक को अब आगे मेंशन कर रहे हो। उसके बाद फिर ऐसे ही पॉइंट बना के कि सबसे पहले एज ऑफ रीजन एंड रैशनल थिंकिंग, कि किस तरीके से जो है ये एज एक रीजन इट मीन्स तर्क का एज था और रैशनल थिंकिंग का एज था। कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर इज इट्स फेथ इन रीजन। कि सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है 18th सेंचुरी के साहित्य का, कि इस समय के जो लोग थे ना वो विश्वास करते थे रीजन में, तर्क में, विवेक में। राइटर्स बिलीव दैट, राइटर्स का ऐसा मानना था कि ह्यूमन रीजन कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। कि मनुष्य का जो विवेक है, मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लॉजिक एंड कॉमन सेंस, मतलब तर्क और कॉमन सेंस इट मीन्स सामान्य बुद्धि जो थी, वे आर वैल्यूड मोर देन इमोशन एंड इमेजिनेशन। मतलब इमोशन इट मीन्स भावना और इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना से ज्यादा वैल्यू दिया गया लॉजिक और कॉमन सेंस को। लिटरेचर एम टू बी क्लियर, बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल। मतलब लिटरेचर का उद्देश्य था कि लिटरेचर जो हो वो क्लियर हो, बैलेंस, संतुलित हो और मीनिंगफुल हो, अर्थ से भरा पड़ा हो। राइटर्स अवॉइडेड फैंटेसी एंड सुपरस्टिशन। की जो राइटर्स थे इस समय के, वो फैंटेसी इट मीन्स कल्पना को अवॉइड करते थे, सुपरस्टिशन इट मीन्स अंधविश्वास के बारे में नहीं लिखते थे, एंड प्रीफर्ड रियल लाइफ सिचुएशन। राइटर्स जो है इस समय के रियल लाइफ सिचुएशन पे मेनली बुक्स लिखते थे, मेनली राइटिंग करते थे। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर है वह इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू क्लासिज्म। न्यू क्लासिज्म का किस तरह से इन्फ्लुएंस देखने को मिलता, क्योंकि अभी आपको हम तुरंत बताएं कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड था वो 1660 से लेके 1798 के बीच का पीरियड था। और इसी पीरियड को कैसे हम बताएं कि 3 पीरियड में आगे जाके बांटा गया। सबसे पहले रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरा अगस्टन एज और तीसरा जो था एज ऑफ जॉनसन, जिसको कि हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एज ऑफ रेस्टोरेशन जो है 1660 से लेके 1700 के बीच का पीरियड था। अगस्टन एज जो है 1700 से लेके 1750 के बीच का पीरियड था। और एज ऑफ जॉनसन या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है 1750 से लेके 1798 के बीच का पीरियड था। और 1798 के बाद जो है वो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ। ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस, एक मतलब प्रभाव देखने को मिलता है हम लोग को न्यू क्लासिज्म का इस समय। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉलोड क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स। की इस समय का जो लिटरेचर था ना, साहित्य था ना, वो एक परंपरागत ग्रीक और रोमन मॉडल्स को फॉलो करा था। मतलब प्राचीन समय में जो ग्रीक के ऑथर या रोमन ऑथर जैसे वर्क्स लिखते थे ना, वही मॉडल को, वही विचारों को अभी के राइटर्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। राइटर्स एडमायर एंशिएंट ऑथर लाइक हॉरेस, वर्जिल एंड एरिस्टोटल्स। राइटर्स जो थे इस समय के वो काफी ज्यादा प्रशंसा करते थे या काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे पुराने टाइम के ऑथर जैसे कि हॉरेस, वर्जिल और एरिस्टोटल से। राइटर्स बिलीव, राइटर्स का ऐसा मानना था इस समय के, आर्ट शुड फॉलो रूल्स नॉट पर्सनल इमेजिनेशन। की आर्ट में ना रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि पर्सनल व्यक्तिगत इमोशन को, व्यक्तिगत भावनाओं को फॉलो किया जाना चाहिए। दिस इज वाई द एज इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज। और यही रीजन है कि इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा गया है। आगे जो कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर रखे हैं वो है राइज ऑफ सटायर की। किस तरह से सटायर इट मींस व्यंग का उदय हुआ इसी पीरियड में। द 18th सेंचुरी वाज द गोल्डन एज ऑफ सटायर की। 18th सेंचुरी जो था ना वो सटायर का गोल्डन एज था। सिंस राइटर्स वैल्यूड लॉजिक, दे यूज्ड विट एंड ह्यूमर टू अटैक सोशल फॉलीज, पॉलिटिकल करप्शन एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी। मतलब सिंस राइटर जो है मेनली वो वैल्यू करते थे लॉजिक का, इट मीन्स तर्क को इंपॉर्टेंस देते थे, बुद्धि को इंपॉर्टेंस देते थे, फिर भी वे लोग विट का इट मीन्स बुद्धि का यूज करते थे, ह्यूमर इट मीन्स हास्यात्मक इंसिडेंट का यूज करते हुए ना अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, सामाजिक फॉलिस इट मीन्स हो जाता है सामाजिक मूर्खता को दिखाते थे, पॉलिटिकल करप्शन को इट मीन्स राजनीतिक भ्रष्टाचार को दिखाते थे ह्यूमर का यूज करते हुए, एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी इट मीन्स मनुष्यों के मूर्खता को भी, मनुष्यों की बेवकूफ़ी को भी दिखाते थे विट और ह्यूमर का यूज करते हुए राइटर्स। और मेजर जो सटायरिस्ट थे, मेजर जो व्यंगकार थे इस पीरियड के, वो थे जोनाथन स्विफ्ट, और उनका जो काफ़ी फेमस वर्क है, काफ़ी फेमस सटायर है, वो है गुलिवर्स ट्रैवल। अब आगे जो है दूसरे जो फेमस सटायरिस्ट थे वो अलेक्जेंडर पॉप है, और उनका जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉ, काफी फेमस इंग्लिश सटायर है। अब जो आगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिख रखे हैं, द बर्थ ऑफ द नॉवेल और प्रोज की, किस तरह से इसी एज में ना नॉवेल और प्रोज दोनों का बर्थ हुआ, दोनों का उदय हुआ। द 18th सेंचुरी इज ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ प्रोज एंड नॉवेल, कि प्रोज और नॉवेल का भी गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है 18th सेंचुरी को। एज द मिडिल क्लास ग्रू, पीपल वांटेड स्टोरी अबाउट एवरीडे लाइफ। जैसे कि मिडिल क्लास लोग जो बढ़े, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, वो लोग चाहते थे ऐसी कहानी जो कि उनके एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हो। सो दैट, और इसी वजह से नॉवेल डेवलप्ड एज ए मेजर लिटरेरी फॉर्म, इसी वजह से जो है नॉवेल डेवलप्ड हुआ, नॉवेल विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण लिटरेरी फॉर्म, एक महत्वपूर्ण साहित्यिक शैली के रूप में। अब आगे इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट मेंशन कर रखे जो कि हैं डैनियल डिफोई, उनका रॉबिन्सन क्रूज जो है काफी फेमस नॉवेल है 18th सेंचुरी, सैमुअल रिचर्डसन का पैमेला, और हेनरी फेल्डिंग का टॉम जोन्स। फिर यहाँ पे
अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक वाला सेक्शन बड़ा लिखना है, मतलब अगर आप 12 मार्क्स से क्वेश्चन में लिख रहे हो, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही लिख रहे हो ना, तो इसमें आप राइज ऑफ मिडिल क्लास भी मेंशन कर सकते हो और कॉफी हाउस कल्चर को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वो भी कैरेक्टरिस्टिक है 18th सेंचुरी पीरियड का ही। अब आगे कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाता है हम लोग का, कि यहाँ पे आप लोग का जो वो कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक वाला सेक्शन लिखोगे, और उसी कैरेक्टरिस्टिक वाले सेक्शन में आप चाहो तो नोट्स को बड़ा करने के लिए कॉफी हाउस कल्चर और फिर राइज ऑफ मिडिल क्लास भी ऐड कर सकते हो, फिर एंड में कंक्लूजन लिख दोगे कि द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी इज मार्क्ड बाय रीजन, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड रियलिज्म। कि जो लिटरेचर था 18th सेंचुरी का, वो मार्क्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उसमें हम लोग को क्लियरली देखने को मिलता है। रीजन इट मीन्स विवेक देखने को मिलता है, ऑर्डर इट मीन्स व्यवस्था देखने को मिलती है, डिसिप्लिन अनुशासन देखने को मिलती है, और रियलिज्म इट मीन्स वास्तविकता देखने को मिलती है। सटायर इट मीन्स व्यंग, प्रोज और नॉवेल फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि इस पीरियड के दौरान 18th सेंचुरी पीरियड के दौरान जो है व्यंग, प्रोज, नॉवेल का जो है मेनली उदय हुआ, काफी ज्यादा फले फूले, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया इस समय के सटायर, इस समय के नॉवेल और प्रोज को। राइटर्स बिलीव दैट, इस समय के राइटर्स का मानना था कि लिटरेचर शुड एजुकेट पीपल एंड इम्प्रूव सोसाइटी। की लिटरेचर का जो काम होता है, या लिटरेचर को जो है ना लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब समाज को कैसे इम्प्रूव किया जाए ना, उस बारे में लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वो कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में भी पढ़ना ही है। रेस्टोरेशन पीरियड जो है अभी आपको तुरंत बताया था 1660 से लेके 1700 के बीच का पीरियड होता है, ठीक है। मतलब 1700 के बाद से ही 18th सेंचुरी स्टार्ट होता है, लेकिन 18th सेंचुरी के टाइम का सिचुएशन जानने के लिए ये जरूरी होता है कि उससे पहले के भी हम कुछ ईयर को पढ़ें। इस वजह से आप लोग के सिलेबस में रेस्टोरेशन पीरियड भी कंफर्म होगा। इसका भी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं कि द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस इन 1660। की रेस्टोरेशन पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर में है वो स्टार्ट होता है 1660 में एंड एंडेड अराउंड 1700, और लगभग खत्म हो जाता है 1700 के दौरान। दिस पीरियड इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन। इस पीरियड को रेस्टोरेशन कहा जाता है बिकॉज द मोनेकी वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, क्योंकि मोनेकी इट मीन्स राजतंत्र फिर से इंग्लैंड में वापस आ गया था। इस वजह से इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, मतलब होता है फिर से बहाल हो गया था राजतंत्र। बिफोर 1660 से पहले इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय ऑलिवर क्रोमवेल। इंग्लैंड पे जो शासन था ना वो ऑलिवर क्रोमवेल का था एंड प्यूरिटन्स का था। दे वेयर वेरी स्ट्रिक्ट, वे ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। थिएटर्स वेयर क्लोज, सारे थिएटर को क्लोज कर दिया गया था, मतलब 1660 से पहले। एंड मोस्ट फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट वेयर बैंड, और ज्यादातर जो इंटरटेनमेंट इट मीन्स मनोरंजन का साधन था ना सबको बैन कर दिया गया था, सब पे पाबंदी लगा दी गई थी। 1660 के पहले का ऐसा सिचुएशन था। आफ्टर 1660, लेकिन 1660 के बाद आफ्टर क्रोमवेल्स डेथ, जब क्रोमवेल की मृत्यु हो जाती है, चार्ल्स टू रिटर्न्ड फ्रॉम एग्जाइल इन फ्रांस। चार्ल्स टू जो राजा थे वो के जेल से वापस आ जाते हैं। ही ब्राउट विथ हिम फ्रेंच कल्चर, फैशन एंड आइडियाज। वो अपने साथ फ्रेंच इट मीन्स फ्रांस के कल्चर को, फ्रांस की परंपरा को, फैशन को और आइडियाज मीन्स विचारों को लाते हैं। थिएटर्स रीओपन, फिर से थिएटर को खोला जाता है, मतलब ऑलिवर क्रोमवेल की मृत्यु के बाद जो राजा बनते हैं इंग्लैंड के वो चार्ल्स सेकेंड ही बनते हैं। थिएटर फिर से खोला जाता है। सोसाइटी चेंज्ड, और इस तरह से समाज में बदलाव आता है। एंड लिटरेचर चेंज्ड विथ इट, और इसी के साथ जो है फिर लिटरेचर में भी, मतलब जैसे समाज में बदलाव आया तो उसी के साथ जो है लिटरेचर में भी बदलाव देखने को मिलता है हम लोग को। अब फिर से कैरेक्टरिस्टिक और फीचर डिस्कस कर रखे हैं आगे हम, स्पेशली रेस्टोरेशन पीरियड का। बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं डिस्कस कर रखे हैं, शॉर्ट में ही। सबसे पहले इसमें भी आपको इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू क्लासिज्म लिखना है, जो कि हम पहले वाले नोट्स के कैरेक्टरिस्टिक में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये आप सेम लिख सकते हो पहले वाले नोट्स की तरह, सेम एज प्रीवियस सेक्शन। कहाँ पे आपको एक बार हम बता देते हैं कहाँ पे हम लिख रखे हैं। यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू क्लासिज्म हम मेंशन कर रखे थे, तो ये वाला सेक्शन फिर से आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये पहला आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक हो गया रेस्टोरेशन पीरियड का। दूसरा है विट एंड इंटेलिजेंस, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है। विट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेस्टोरेशन, कि विट जो है सबसे महत्वपूर्ण फीचर में से था एक रेस्टोरेशन पीरियड के। राइटर्स वैल्यूड क्लेवरनेस, राइटर्स जो है इसमें के क्लेवरनेस इट मीन चालकता को ज्यादा वैल्यू देते थे और शार्प थिंकिंग को भी ज्यादा महत्व देते थे। इंटेलिजेंस वॉज मोर एडमायर्ड देन इमोशन, कि इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का ज्यादा वैल्यू
दिया जाता था इमोशन के बजाय। अब रियलिज्म एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। यथार्थवाद मतलब कहाँ कैसे लोग जो है मेनली जो है वास्तविक चीज़ों को देखना चाहते थे। रेस्टोरेशन राइटर्स फोकस्ड ऑन रियल पीपल, रेस्टोरेशन जो राइटर्स थे ना वो मेनली वास्तविक लोगों पे फोकस्ड करते थे, रियल सिचुएशंस के बारे में लिखते थे और सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे और स्पेशली लंदन सोसाइटी, स्पेशली लंदन के समाज को डिस्कस करते थे अपने वर्क्स में। दे रोट अबाउट फैशनेबल मैन वुमेन लव अफेयर्स एंड मैरिज, वे लोग डिस्कस करते थे अपने वर्क में फैशनेबल मैन वुमेन के बारे में, लव अफेयर के बारे में और फिर शादी के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार वुमेन वेयर अलाउड टू एक्ट एंड स्टेज, मतलब रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान ही जो है पहली बार वुमेन को, औरतों को ये हक मिला कि वो स्टेज पे जाके एक्ट करे, नाटक करे। फीमेल रोल्स वे आर नो लॉन्गर प्लेड बाय मैन, मतलब इससे पहले तक जो फीमेल्स का भी रोल होता था ना, हीरोइन का भी रोल होता था ना, वो कोई ना कोई लड़का ही हीरोइन बनता था, ठीक है। लेकिन रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम यही जो है ना बदलाव आया कि अब जो है फीमेल का रोल लड़का नहीं बल्कि लड़कियों को जो है स्टेज पे एक्ट करने के लिए अलाउ मिल गया था। दिस वॉज ए मेजर सोशल एंड कल्चरल चेंज, और यह जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक और परंपरागत बदलाव था। लिटरेचर बिकेम ए मिरर ऑफ सोसाइटी, किस तरह से लिटरेचर जो है सोसाइटी का मिरर बन जाता है वो आपको देखने को मिलेगा इन कैरेक्टरिस्टिक, इन फीचर्स के जरिए कि किस तरह से लिटरेचर के जरिए, साहित्य के जरिए ना उस समय के समाज को ही दिखाया जाता है। अब रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटिज्म हम बताए थे, प्यूरिटन्स लोग का अधिकार था 1660 के पहले, तो कैसे ये जो एज था रेस्टोरेशन एज ना वो एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है प्यूरिटन्स के अगेंस्ट। द रेस्टोरेशन एज वॉज ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटन रूल, कि प्यूरिटन नियमों के खिलाफ जो है ना काफी दृढ़ एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया देखने को मिलती है रेस्टोरेशन एज में। प्यूरिटन्स बिलीव्ड इन स्ट्रिक्ट मॉरल्स, प्यूरिटन्स लोग जो थे ना वो एक स्ट्रिक्ट नैतिकता में यकीन रखते थे, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते थे। रेस्टोरेशन राइटर्स मॉक्ड रिलीजियस हिपोक्रेसी, वहीं दूसरी तरफ जो रेस्टोरेशन राइटर्स थे ना वो धार्मिक हिपोक्रेसी, धार्मिक पाखंड का ना मजाक बनाते थे, उसका उपहास करते थे, ठीक है। फिर आगे है रेस्टोरेशन ड्रामा। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन एज इज रेस्टोरेशन ड्रामा, कि सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है रेस्टोरेशन एज का वो है रेस्टोरेशन ड्रामा, स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और विशेष रूप से कॉमेडी ऑफ मैनर। रेस्टोरेशन प्लेज वे आर रिटन फॉर एंटरटेनमेंट नोट फॉर मॉरल टीचिंग, कि रेस्टोरेशन प्लेज जो लिखा जाता था ना वो एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता था, मनोरंजन के लिए लिखा जाता था, ना कि मॉरल टीचिंग के लिए, कोई नैतिक शिक्षा देने के लिए। फेमस रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट जो थे वो थे विलियम वाइल्डचर्ले, जो उनका वर्क जो है द कंट्री वाइफ वो काफ़ी फेमस रहा है। फिर उसके बाद विलियम कनग्रीव, उनका जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये भी काफ़ी फेमस रहा है। अब आगे है ऑथर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, फिर ऑथर रेस्टोरेशन पीरियड में कौन कौन से ऑथर आए उसके बारे में डिस्कस किए हुए, उसके बाद हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जॉन ड्राइडन जो है इसमें बहुत फेमस पोएट के रूप में उभरे, ठीक है। जॉन ड्राइडन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर ऑफ द रेस्टोरेशन एज, काफी महत्वपूर्ण ऑथर थे जॉन ड्राइडन जो थे रेस्टोरेशन एज के। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म का। ही इज ब्रिज बिटवीन रिनेसेंस एंड अगस्टन, और इनको जो है रिनेसेंस पीरियड और अगस्टन पीरियड, इट मीन्स अगस्टन पीरियड हम बताए थे 1700 में स्टार्ट होता है, जॉन ड्राइडन को जो है रिनेसेंस पीरियड और अगस्टन पीरियड के बीच का एक ब्रिज, एक पुल कहा जाता है। अब वो आगे इंपॉर्टेंट वर्क मेंशन कर रखे हैं जॉन ड्राइडन का, जो कि है एप्सलम एंड एचिटोफोएल, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और ये एक सटारिकल पोयम है, व्यंग्यात्मक कविता है। फिर है मैक फ्लैक्नॉय जो कि मॉक हीरोइक सटायर है, ऑल फॉर लव जो एक ट्रेजेडी है, एशे ऑन ड्रामेटिक पोइजी जो कि इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इट मीन साहित्यिक आलोचना है। फिर दूसरे जो राइटर है वो है विलियम कनग्रीव, इस पीरियड के रेस्टोरेशन पीरियड के। विलियम कनग्रीव इज ए सुपर इंपॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, की विलियम कनग्रीव जो थे वो भी काफी महत्वपूर्ण प्ले राइट थे, नाटककार थे रेस्टोरेशन पीरियड के, एंड डाइसिपल ऑफ जॉन ड्राइडन, ये जॉन ड्राइडन के डाइसिपल इट मीन शिष्य भी थे। ही इज नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मैनर, और स्पेशली जो विलियम कनग्रीव है जाने जाते हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क रहा है वो द वे ऑफ द वर्ल्ड रहा है, लव फॉर लव और रहा है, और थर्ड जो है द डबल डीलर रहा है। ध्यान रखिए कि लव फॉर लव जो है वो विलियम कनग्रीव का वर्क था, और ऑल फॉर लव जो था वो जॉन ड्राइडन का वर्क था। फिर आपरा बेन की बात करते हैं। आपरा बेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर्स, की पहली प्रोफेशनल फीमेल वुमेन राइटर्स थी आपरा बेन जो थी। सी इज फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू अर्न ए लिविंग बाय राइटिंग, वो पहली अंग्रेजी महिला थी जो कि अपना लिविंग, अपना आजीविका चला रही थी राइटिंग के जरिए। शी ओपन द डोर फॉर वुमेन राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में महिलाओं के लिए डोर ओपन करने का काम, इट मीन्स रास्ता दिखाने का काम, रास्ता होता है ना, पथ बनाने का काम जो है वो आपरा बेन ही कर रखी थी, उन्हीं को इस चीज का श्रेय दिया जाता है। अब उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है एक तो द रॉबर, और उसके बाद और उनको जो कि काफी फेमस नॉवेल रहता है उनका। फिर आगे
फिर आगे जो मेंशन कर रखे हैं वो है विलियम वाइचरले। वाइचरले इज कंसिडर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेराइट इन रेस्टोरेशन पीरियड, कि इनको भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेराइट के रूप में, नाटककार के रूप में जाना जाता है रेस्टोरेशन लिटरेचर के। ही स्पेशलाइज इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में इनको भी जो है विशिष्टता हासिल थी। हिज टू मोस्ट फेमस प्लेज आर, इनका जो दो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क रहा है वो है द कंट्री वाइफ और द प्लेन डीलर। द कंट्री वाइफ के बारे में पहले भी बताए थे कि कंट्री वाइफ जो है रेस्टोरेशन ड्रामा का काफ़ी फेमस वर्क रहा है। उसके बाद कुछ राइटर्स है, राइटर्स लाइक कि जॉर्ज एथरेज, जॉन वैन ब्रुग, थॉमस ऑटवे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट इन लिटरेचर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। के रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर में, रेस्टोरेशन पीरियड के साहित्य में जो है जॉर्ज एथरेज, जॉन वैन ब्रुग, थॉमस ऑटवे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वो रेस्टोरेशन पीरियड वाला जो नोट्स था वो भी खत्म हो जाता है। आखिरी में थोड़ा सा कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा हुआ है। दस इस प्रकार द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन, आपरा बेन एंड अदर्स राइटर्स ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ द रेस्टोरेशन एरा। कि रेस्टोरेशन एरा में जो कल्चरल इट मीन्स परंपरागत और जो पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक बदलाव आया ना, वो हम लोग को जॉन ड्राइडन और आपरा बेन और भी जो दूसरे राइटर्स हुए ना उनके वर्क्स के जरिए देखने को मिलता है। कॉमेडी ऑफ मैनर, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेयर प्रोमिनेंट जॉनराज ड्यूरिंग दिस टाइम। कि इस समय का जो मेन जॉनरा इट मीन मेन जो शैली था राइटिंग का वो था कॉमेडी ऑफ मैनर, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन और साहित्यिक आलोचना। रेस्टोरेशन लिटरेचर लेड द फाउंडेशन फॉर द 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज। की रेस्टोरेशन लिटरेचर जो है ना वो एक फाउंडेशन बनाने का काम करता है, एक नींव बनाने का काम करता है 18th सेंचुरी के अगस्टन एज के लिए। ठीक है, आपको पता है कि 1700 से अगस्टन एज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है अब काफी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म है 18th सेंचुरी से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वाली वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपको समझ में आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो नोट्स जिसमें कि हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और एक दो इंपॉर्टेंट 18th सेंचुरी के टर्म को डिस्कस करें, उस वीडियो में वो उस चीज़ को भी उस चीज़ के बारे में भी आपका डाउट जो है क्लियर कर दे। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।